आज का हमारा टॉपिक होगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में मेनली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर ब्रिटेन किस प्रकार से हमारा बना, है ना, यानी कि यूनिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, ब्रिटेन का। ठीक है ना। चलिए, स्ट्रेंज केस यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि ब्रिटेन का जो केस है ना वो जर्मनी और इटली से बड़ा विचित्र है। जर्मनी और इटली के बारे में हम लोग तो पढ़ लिया है, समझ भी लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, कोई दिक्कत था उसमें। लेकिन ये जो है ना ब्रिटेन वाला केस थोड़ा सा विचित्र है, उन दोनों से अलग है थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंज केस कहा गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, देखिए हमने क्या किया है ना यहाँ पे नोट्स में हर एक पॉइंट को डिस्कस करने से पहले उनके बारे में क्या कहा जा सकता है ना। एक यदि हमको कहा जाए कितना लंबा, जैसे यहाँ पे हमारा 1 2 3 लाइन है, इन 3 लाइन के बदले में छोटा सा आप एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया है, और यही तरीका होना चाहिए एग्जाम में लिखने का, एसएसटी को खास करके, है ना। आप किस पॉइंट के बारे में लिखने जा रहे हैं पहले ही पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं ना वो आपके सारे पॉइंट को नहीं पढ़ते हैं, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो आपने अंडरलाइन किया है ना। तो ये तरीका होता है, आपको बताएंगे आंसर राइटिंग कैसे होता है, आपको बताएंगे। खैर यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। बड़ा मुश्किल, मतलब हैरानी वाली बात है, हैरानी वाली बात है। 18 सेंचुरी से, यानी कि 18वीं सेंचुरी से पहले तक जो है ना कोई भी ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, सोचो था ही नहीं। हाँ, सोच रहे हैं, मतलब कि 18th सेंचुरी के पहले तक कोई भी ब्रिटिश नेशन हमारा था ही नहीं। मतलब कि ज़मीन तो था, ऐसा बात नहीं है, जिसको आज हम लोग जानते हैं ना ब्रिटेन इंग्लैंड के रूप में, नाम नहीं था, समझे, कुछ और नाम होगा। ज़मीन तो था ही, ऐसा बात नहीं कि ज़मीन हवा में था नीचे आ गया 18 सेंचुरी के बाद, ऐसा नहीं था। ज़मीन था लेकिन कोई भी नाम डिफाइन किया हुआ नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वेयर नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, तो द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल वेयर बेस्ड ऑन इथनिसिटी सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। अब सवाल ये है कि जब कोई भी हमारा ब्रिटिश नेशन 18वीं सेंचुरी के पहले नहीं था, तो फिर क्या था वहाँ पे, उस जगह पर क्या था जहाँ पे आज हम लोग देखते हैं ना इंग्लैंड, ब्रिटेन, है ना, जो अलग अलग हम लोग कंट्री देखते हैं, उसके जगह पे पहले क्या था। जब हमारा ब्रिटिश नेशन था ही नहीं तो उसके जगह पे पहले क्या था, तो वहाँ पे भी लोग रहते थे पहले, लेकिन किस बेसिस पे, इथनिसिटी के बेसिस पे, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार का कॉस्ट्यूम, अलग अलग प्रकार का कल्चर, है ना। तो वहाँ पे कौन रहते थे फिलहाल उस समय पे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये सारा का सारा जो है ना हमारा, जैसे इंग्लिश हो गया, कौन जो इंग्लिश बोलते होंगे, वेल्स हो गया जो कि थोड़ा सा वेल्स ये सब लैंग्वेज बोलते होंगे, स्कॉट हो गया जो कि थोड़ा बहुत स्कॉटलैंड जिसको आज हम लोग जानते हैं जिस नाम से, आयरिश हो गया हमारा थोड़ा सा, है ना, इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार के लोग पहले उस जगह पर रहा करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन। अब क्या है देखिए, ऑल द एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। सही बात है, ये जो भी आपने यहाँ पे ग्रुप देखा है, इंग्लिश हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉट हो गया, आयरिश हो गया, ये ग्रुप ही तो है, मेनली लोगों का ग्रुप ही तो है ना। तो ये सभी जो है ना पहले इन सभी का अलग अलग अपना कल्चर था, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, मतलब कि रहने का तरीका, फेस्टिवल मनाने का तरीका, चूँकि अलग अलग है सब, तो अलग अलग उसका लैंग्वेज भी होगा, है ना। जैसे हमारे भारत में देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग है ना, सबका पर्व, त्यौहार, कल्चर सबका अलग अलग है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बट द स्टडी ग्रोथ ऑफ पावर मेड द इंग्लिश नेशन एक्सटेंड्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस एंड आइलैंड्स। अब इसमें जो हमारा इंग्लिश था, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इन चारों में से जो सबसे आगे बढ़ रहा था वो बढ़ रहा था हमारा केवल और केवल इंग्लिश, है ना। आगे तो धीरे धीरे अपना जो इंग्लिश था इन चारों में से आगे बढ़ने लगा, ये धीरे धीरे अपना पावर इस्टेब्लिश करने लगा, समझ गए, अपने नेशन के साथ ही साथ अपने देश, और देश के साथ ही साथ आइलैंड पे भी छोटे मोटे जगहों पर ये अपना कंट्रोल जमाने लगा था। आगे, इंग्लैंड इस्टेब्लिश एज अ नेशन स्टेट। अब क्या हुआ इसके आगे, इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट seized power from the monarchy at the end of a protracted conflict and England established as a nation state। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पे कोई यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था, इंग्लैंड इस्टेब्लिश्ड एज अ नेशन स्टेट। इंग्लैंड किस प्रकार से हमारा
एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, जानिए इसके बारे में। इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड एज अ नेशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एकदम साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश पार्लियामेंट, यानी कि वही इंग्लिश जो कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश था। इंग्लिश वालों ने क्या किया, पावर को छीन लिया, किससे, मोनार्की से। वहाँ पे हो सकता है पहले मोनार्की का सिस्टम चलता हो, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं वाला ही सिस्टम चलता था। तो इंग्लिश वाले लोगों ने क्या किया, मोनार्की से अपना पावर ले लिया। और जब ये पावर लिया, मतलब कि लेने से पहले तो भाई लड़ा तो होगा ना, लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा। कैसे आप किसी राजा को ऐसे हटा दीजिएगा, नहीं, उसके लिए लड़ना पड़ता है ना। तो लड़ने के बाद पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, पावर उनसे छीन लिया, किससे, मोनार्की से छीन लिया। और इंग्लैंड उसी समय से हमारा क्या बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया। समझ गए बात को। नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हर चीज़ सुचारू रूप से अपना चलेगा, है ना, कंट्री आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंग्लैंड कैसे हुआ, मालूम चल गया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर को छीन लिया बहुत लंबे समय के युद्ध के बाद, और जाके हमारा इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बन गया। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन क्या था, द एक्ट ऑफ यूनियन। इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन formed with the act of union between Scotland and England, in effect that England was able to impose its influence on Scotland। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, एक यूनियन था, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये क्या था, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कि मोटा मोटी जो है ना बात किसका कर रहा है, ब्रिटेन, मतलब कि इंग्लैंड का ये बात ये कर रहा है ना। उस समय पे लगभग जो हमारा ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, थोड़ा बहुत उस समय पे एक ही था। बाद में धीरे धीरे हमारा जो है इंग्लैंड अलग होता चला गया, ब्रिटेन अलग होता चला गया, इस प्रकार से था। आगे इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड विद द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक यूनियन हुआ। यूनियन का मतलब होता है एक प्रकार से एग्रीमेंट हुआ होगा, इस प्रकार से संधि हुआ होगा इन दोनों के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया कि उस यूनियन में, यानी कि उस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा कुछ गया होगा कि इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से अपना दबदबा किस पे लगा सकता है, स्कॉटलैंड पे कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 वाला, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में किया गया था, जिससे रिजल्ट ये निकला कि इंग्लैंड वाला स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहीं से हमारा किसका सपना हो गया, ब्रिटेन का हो गया। आगे द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंड्सफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। और आगे चलकर जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट बना, यानी कि जो भवन उसका बना, जहाँ पे कि वो सारे लोग आपस में बैठेंगे, इलेक्टेड मेंबर आपस में बैठेंगे, नियम कानून अपने देश के लिए बनाएंगे, है ना। तो उसमें अधिकतर जो मेंबर थे वो कौन थे, इंग्लिश मेंबर थे, यानी कि अंग्रेज थे। अंग्रेज क्योंकि उनका भाई अपना कंट्री है, उनका पार्लियामेंट है, तो वही लोग रहेंगे ना, कोई बाहर का थोड़ी रहेगा। आगे उसके बाद डिवीजन ऑफ आयरलैंड क्या है, जानिए इसके बारे में। डिवीजन ऑफ आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका था उस समय पे। पहला हिस्सा था हमारा कैथोलिक्स का और दूसरा था प्रोटेस्टेंट्स का। कौन था कैथोलिक, कौन था प्रोटेस्टेंट, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। देखिए ध्यान से, मेनली कैथोलिक ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, है ना, मतलब कि जिसका कि थोड़ा सा चर्च से अपना जुड़ा हुआ काम रहता है। पुजारी लोग हो गए, उनका लेन देन वहीं से होता है। तो इनका ये कहना था। तो मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आयरलैंड ऐसे दो ग्रुप में बटा। कैथोलिक का मतलब हो गया ऐसे लोगों का ग्रुप बना जो कि चर्च को मानते थे, चर्च में काम वाम करते थे, इस प्रकार का हो गया। और प्रोटेस्टेंट का मतलब हो गया जो कि उसके बिल्कुल ही खिलाफ थे। किसके खिलाफ, चर्च वाले लोगों के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ग्रुप इसलिए बताना क्योंकि मतभेद था दोनों के बीच में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में मतभेद था। क्योंकि जो भी कैथोलिक वाले कहते थे, जो भी कहते थे, वो सारा का सारा प्रोटेस्टेंट को मानना पड़ता था। क्योंकि देखो, यदि हमारे समाज में यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को क्या मानते हैं हम लोग, एक नॉलेजेबल इंसान मानते हैं हम लोग। वो जो कहते हैं उसको हम मान लेते हैं, थोड़ा बहुत मान ही लेते हैं हम लोग, है ना,
कि यार ये कह रहा है तो अच्छा ही कह रहा होगा, नॉलेजेबल इंसान है, इसके पास ज्ञान है थोड़ा बहुत, है ना। तो उसी प्रकार से कैथोलिक जो थे ना, कैथोलिक अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाते थे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा आपको होना चाहिए, तो लोगों को मानना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा वो मतलब कि ऐसा नियम बनाता था कि लोगों को जबरन मानना ही पड़ता था, तो इनको ठीक नहीं लगता था प्रोटेस्टेंट को। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डिवीजन हो गया। और जब डिवीजन हुआ तो प्रोटेस्टेंट को हेल्प करता था कौन? इंग्लिश वाले, है ना। क्यों? क्योंकि तुम कैथोलिक वाले को मारो पीटो, उसको परेशान करो, तुम्हारे पीछे हम हैं, ऐसा कहता था इंग्लिश वाले लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक वाले के ऊपर हावी था, है ना। क्यों हावी था? क्योंकि पीछे से इंग्लिश वाला उसको सपोर्ट कर रहा था कि देखो हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम कैथोलिक वाले को हटाओ यहाँ से, है ना। आगे कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड, लेकिन बदले में जब कैथोलिक वाला हमला करता था, यानी कि कैथोलिक वाला जब बदले में जवाब देता था, तो उनके बातों को दबा दिया जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद अ न्यू ब्रिटिश नेशन, ये क्या था? अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म्ड विद द वेरियस सिंबल सच एज ब्रिटिश फ्लैग, यानी कि इतना कुछ करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे, हमारे जो अंग्रेज थे उस समय पे मेनली ना, आप ये कह सकते हैं कि जो आपको जो कॉमन नाम सुनने को मिलता है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब कुछ मतलब उस समय पे एक ही था, ठीक है। आगे तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो उस समय पे हमारा कैसा ब्रिटिश नेशन बना? एकदम नए सिंबल के साथ आगे आया। नेशनल फ्लैग, उस नेशनल फ्लैग को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन जैक, ठीक है। और नेशनल एंथम भी एक सामने आया, यानी कि पूरी तरीके से हमारा क्या था, एक नया जब इंग्लिश स्टेट ही बन गया, एक नया इंग्लिश नेशन बन गया, तो सब चीज़ नया होना चाहिए ना। तो नया एकदम नेशनल फ्लैग आया हमारा ब्रिटिश का, जिसको हम लोग यूनियन जैक कहें। नेशनल एंथम आया, जिसको कि हम लोगों ने गॉड सेव आवर नोबल किंग कहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना जन गण मन, उसी प्रकार से इनका था गॉड सेव आवर नोबल किंग। और इंग्लिश लैंग्वेज उन लोगों ने अपना घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में, जहाँ से आपने ये सीख लिया कि किस प्रकार से ब्रिटिश नेशन का स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग दी नेशन के बारे में, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।